कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आसपास सब पागल है। मतलब कोई भी आम दिन ले लीजिए, ऑफिस की एक बहुत ही नॉर्मल सी मीटिंग चल रही है, या फिर हम बस ट्रैफिक में फंसे हैं और अचानक किसी का बर्ताव देखकर मन में आता है कि भाई क्या बेवकूफ इंसान है। हाँ, बिल्कुल ऐसा लगना बहुत आम है। हम सब ने कभी न कभी ये हल्की सी झुंझलाहट तो महसूस की ही है ना? ऐसा लगता है कि लोग इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पाते। ये फ्रस्ट्रेशन बहुत ही नेचुरल है। हम्म मतलब जब लोग हमारी तरह नहीं सोचते या बर्ताव नहीं करते ना, तो ऐसा लगना स्वाभाविक है कि उनके अंदर ही कोई कमी है या वो जानबूझकर हमें परेशान कर रहे हैं। हम्म थॉमस एरिक्सन की किताब सराउंडेड बाय इडियट्स में हम्म इसी इंसानी फितरत पर एक बहुत ही कमाल का नजरिया दिया गया है। अच्छा। एरिक्सन एक सच्ची कहानी सुनाते हैं स्टोर हम्म नाम के एक 60 साल के एंटरप्रेन्योर की। हम्म स्टोर ने अपनी कंपनी बहुत मेहनत से खड़ी की थी, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात थी, वो अपने हर एक एम्प्लॉय को इडियट यानी लिटरली बेवकूफ मानता था। हर एम्प्लॉय को? ये तो बहुत एक्सट्रीम है। मतलब अगर सब बेवकूफ हैं तो कंपनी चल कैसे रही थी? यही तो बात है। स्टीवर्ट को लगता था कि बस वो ही अकेला समझदार है। यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस के दरवाजे के बाहर बाकायदा एक लाल और हरी बत्ती लगा रखी थी। अरे बाप रे, सच में? बिल्कुल। जब वो गुस्से में होता या डिस्टर्ब नहीं होना चाहता था ना, तो बत्ती लाल कर देता था। एम्प्लॉयज तो क्या, बड़े बड़े क्लाइंट्स भी वो लाल बत्ती देखकर वापस लौट जाते थे। उसे लगता था कि दुनिया बेवकूफों से भरी है। ये तो बड़ा ही अजीब माइंडसेट है ना? लेकिन थॉमस एरिक्सन का मानना है कि असल में समस्या ये नहीं, बल्कि हमारे कम्युनिकेशन स्टाइल्स में अंतर है। लोग बेवकूफ नहीं होते, बस उनके बात करने और दुनिया को देखने का तरीका अलग होता है। उन्होंने इस पूरे साइकोलॉजिकल गैप को एक कलर कोडिंग में बांटा है। तो मतलब हम इंसानों के बर्ताव को कलर्स या रंगों में डिकोड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और ऑब्वियसली इसी ही आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन है, इसी गलतफहमी के कोहरे को हटाना। थॉमस एरिक्सन की इस किताब की मदद से हम आज इंसानी बर्ताव की तह तक जाएंगे और ये समझेंगे कि हमारे कलीग्स या परिवार वाले असल में इडियट हैं या फिर वो सिर्फ किसी अलग रंग की दुनिया में जी रहे हैं। तो ये कलर कोडिंग काम कैसे करती है? देखा जाए तो ये कोडिंग मुख्य रूप से डिस्क मॉडल पर आधारित है। DISC। डिस्क असल में 4 शब्दों से बना है: डोमिनेंस, इन्फ्लुएंस, स्टेडीनेस और कंसेंशसनेस। एरिक्सन ने इन चारों साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स को 4 रंगों का नाम दिया है: रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। हर रंग के पीछे एक अलग डर और एक अलग मोटिवेशन छिपा होता है। जब हम उस छुपे हुए डर को समझ लेते हैं ना, तब हमें समझ आता है कि लोग वैसा बर्ताव क्यों करते हैं जैसा वो करते हैं। एक सेकेंड, इसका मतलब ये हुआ कि कोई इंसान जो कर रहा है वो बस उसका बाहरी बर्ताव है, पर असली खेल अंदर चल रहे किसी डर या मोटिवेशन का है। एकदम सही। तो चलिए इन 4 रंगों को डिकोड करते हैं। अगर हम डिस्क के डी यानी डोमिनेंस से शुरू करें तो ये कौन सा रंग है? डोमिनेंस का रंग है रेड यानी लाल। डिस्क मॉडल के जो पहले 2 रंग हैं, रेड और येलो, ये बहुत फास्ट पेस्ड और आउटगोइंग होते हैं। रेड लोग पूरी तरह से टास्क ओरिएंटेड होते हैं और हमेशा रिजल्ट पर फोकस करते हैं। उनके लिए दुनिया बस एक रेस है। उनके अंदर जो सबसे बड़ा डर होता है वो है कंट्रोल खोने का डर। अच्छा, कंट्रोल खोने का डर। हाँ। उन्हें स्लो चीजें या बिना मतलब की गपशप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे लोग तो मैंने ऑफिस में बहुत देखे हैं, जिन्हें बस काम चाहिए, वो भी कल की डेडलाइन के साथ। लेकिन अगर उन्हें सिर्फ कंट्रोल चाहिए, तो क्या ये उन्हें एक डिक्टेटर या बुली नहीं बना देता, जो बस दूसरों पर हुक्म चलाना जानते हैं? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। असल में रेड का इरादा किसी को डराना नहीं होता। उनका दिमाग सिर्फ लॉजिक और टाइमलाइन पर काम करता है। एरिक्सन अपनी किताब में अपने कलीग ब्यॉर्न का उदाहरण देते हैं, जो पक्का रेड था। ब्यॉर्न को ट्रैफिक में इंतजार करना इतना नापसंद था कि वो रोज सुबह अपने ऑफिस जाने के लिए बस लेन में गाड़ी चलाता था। बस लेन में? हाँ, और जब पुलिस उसे पकड़ती तो वो खुशी खुशी फाइन भर देता था। सच में फाइन भर देता था बस लेन में चलाने के लिए? बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए पैसा बचाना जीत नहीं थी, अपना समय बचाना जीत थी। फाइन भरना उसके लिए टाइम सेव करने की बस एक छोटी सी कीमत थी। ये तो बहुत क्रेजी है। रेड लोग रूल्स इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि उन्हें कोई क्रिमिनल माइंडसेट दिखाना है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि रूल्स उनके काम को धीमा कर रहे हैं। मुझे समझ आ रहा है, यानी वो रूड नहीं है, उनका जो इमोशनल फिल्टर है वो बस ऑफ रहता है जब वो किसी गोल पर फोकस करते हैं। जी। अच्छा, अगर रेड बहुत फास्ट है तो क्या जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हर जगह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, वो भी इसी फास्ट कैटेगरी में आते हैं? वो फास्ट जरूर हैं, लेकिन वो रेड नहीं है।
वो हैं येलो पर्सनैलिटी, डिस्क का आई यानी इन्फ्लुएंस। ओके। ये वो लोग हैं जो हर कमरे की जान होते हैं, हमेशा पॉजिटिविटी से भरे हुए, सुपर क्रिएटिव और हमेशा नए आइडियाज के साथ उड़ने वाले। अगर रेड का मोटिवेशन रिजल्ट है तो येलो का मोटिवेशन है लोगों से जुड़ना और पहचान पाना। उनका सबसे बड़ा डर होता है अदृश्य हो जाना या इग्नोर कर दिया जाना। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खामी ये है कि ये दुनिया के सबसे खराब लिसनर्स होते हैं। मतलब अपनी ही बातों में मगन रहने वाले। मुझे लग रहा है मेरे कई दोस्त पक्के येलो हैं। हाँ, किताब में इस पर एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। एक कंपनी की मैनेजमेंट मीटिंग चल रही थी और एजेंडे में कुल 19 पॉइंट्स थे। उस ग्रुप में पीटर नाम का एक सेल्स मैनेजर था जो पूरी तरह से येलो था। अच्छा। उस पूरे एजेंडे में पीटर से जुड़ा सिर्फ एक ही पॉइंट था, यानी टोटल काम का सिर्फ 5% हिस्सा। लेकिन जब एरिक्सन ने स्टॉपवॉच पर चेक किया ना, तो पूरी मीटिंग के 69% समय तक सिर्फ पीटर ही बात कर रहा था। बाप रे, 69% टाइम, और किसी को बात ही नहीं करने दी। लेकिन अगर वो ऐसा कर रहा है तो मीटिंग का तो पूरा पर्पस ही खत्म हो गया। क्या उन्हें एहसास नहीं होता कि वो दूसरों का समय खा रहे हैं? यही तो साइकोलॉजी है। येलो को लगता है कि वो अपनी बातों से मीटिंग में एनर्जी भर रहे हैं। वो बिना रिसर्च के भी इतने कॉन्फिडेंस और उत्साह के साथ बात करेंगे कि लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। लेखक यहाँ एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि रेड का इरादा किसी को नीचा दिखाना नहीं होता, वो बस रिजल्ट चाहते हैं। और येलो अपनी बातों से दुनिया को इंस्पायर करना चाहते हैं। बस उत्साह में वो अपना फोकस खो देते हैं। अगर मैं इसे अपनी लाइफ से रिलेट करके देखूं, तो ये कुछ ऐसा है कि अगर भारी ट्रैफिक जैम लगा हो तो रेड इंसान सोचेगा कि कैसे भी सिग्नल तोड़कर या रॉन्ग साइड से निकल जाऊं, क्योंकि उसे टाइम बचाना है। बिल्कुल। और येलो इंसान शायद अपनी गाड़ी से बाहर निकलेगा और बगल वाली कार वाले से गपशप शुरू कर देगा कि अरे भाई साहब, मौसम कितना बढ़िया हो रहा है आज, है ना? एकदम सटीक रूपक दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि उसी ट्रैफिक जैम में फंसे बाकी लोग इन दोनों को देखकर अपना सिर पीट रहे होंगे। हाँ, और ये जो बाकी लोग हैं जो अपना सिर पीट रहे हैं, अगर दुनिया में सिर्फ रेड और येलो ही होते तो दुनिया तो अब तक किसी बड़े ट्रैफिक जैम में क्रैश हो चुकी होती। कोई तो होगा जो इस तेज रफ्तार को बैलेंस करता होगा, जो सिस्टम में स्टेबिलिटी लाता है। यही चीज हमें डिस्क मॉडल के अगले हिस्से तक ले जाती है। दुनिया का बैलेंस बना रहे, इसके लिए आते हैं द ग्रीन्स और द ब्लूज। ये दोनों रिफ्लेक्टिव प्रोफाइल्स हैं। ये शांत हैं, पर सिस्टम को असल में यही होल्ड करके रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्क के एस यानी स्टेडीनेस की, जिसे ग्रीन रंग दिया गया है। ग्रीन? आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी ग्रीन पर्सनालिटी वालों की ही है। सबसे ज्यादा? मतलब मेजॉरिटी में यही लोग हैं। अगर ये रिफ्लेक्टिव है तो इनका कोर मोटिवेशन क्या होता है? इनका कोर मोटिवेशन है सुरक्षा और शांति। ग्रीन लोग बहुत ही अच्छे टीम प्लेयर होते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं और बेहतरीन लिसनर होते हैं। अच्छा। अगर रेड का डर कंट्रोल खोना है तो ग्रीन का सबसे बड़ा डर है अचानक होने वाला बदलाव। ये रिस्क नहीं लेना चाहते और जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही रखना पसंद करते हैं। मुझे इस बदलाव से डरने वाली बात पे थोड़ा सा डाउट है। मतलब बदलाव तो लाइफ का हिस्सा है ना। क्या वो छोटी छोटी चीजों से भी घबरा जाते हैं? इसे समझने के लिए एरिक्सन की अपनी दादी का एक किस्सा सुनिए। एक बार वीकेंड पर वो अपने पोते पोतियों की देखभाल के लिए आने वाली थी। सब कुछ तय था कि वो बच्चों को संभालेंगी और पेरेंट्स बाहर जाएंगे। हाँ। फिर अचानक प्लान में एक हल्का सा बदलाव हुआ। एरिक्सन ने उन्हें फोन पर बताया कि वो और उनकी पत्नी भी घर पर ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। बस इतनी सी बात सुनकर उनकी दादी पैनिक कर गईं। वो फोन पर चुप हो गई और सोचने के लिए समय मांगने लगी। एक सेकंड, लेकिन इसमें पैनिक करने वाली क्या बात थी? उन्हें तो खुश होना चाहिए था कि पेरेंट्स भी घर पर हैं तो बच्चों को संभालने का काम आधा हो जाएगा, इसमें उनका ही फायदा था। लॉजिकली देखें तो हाँ, पर एक ग्रीन इंसान का दिमाग लॉजिक से पहले रूटीन पर काम करता है। उन्होंने अपने दिमाग में एक रूटीन सेट कर लिया था कि वीकेंड कैसा दिखेगा। अब उस रूटीन में जरा सा भी बदलाव हुआ ना तो वो अनकंफर्टेबल हो गई। समझे। उन्हें नया प्लान, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, प्रोसेस करने के लिए वक्त चाहिए था। ओह अच्छा, मुझे तो ग्रीन लोग अब तक बस पीपल प्लीजर लग रहे थे, जो विवाद से बचने के लिए हमेशा दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते हैं। क्या ये चीज लॉन्ग टर्म में उनके लिए नुकसानदेह नहीं होती? ये बहुत ही गहरी ऑब्जर्वेशन है। इसे साइकोलॉजी में हार्मनी वर्सेस कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ओके। ग्रीन लोग हार्मनी यानी शांति चाहते हैं। वो विवाद से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किताब में इसके लिए एक बहुत ही विजुअल मेटाफर इस्तेमाल किया गया है कि ग्रीन लोग विवाद से बचने के लिए कचरे को डाइनिंग टेबल के नीचे छुपा देते हैं। डाइनिंग टेबल के नीचे कचरा? ये तो बहुत अजीब है।
हाँ, वो उस कचरे यानी प्रॉब्लम को तब तक इग्नोर करते हैं, टेबल के नीचे सरकाते रहते हैं जब तक कि उसमें से सड़न की बदबू ना आने लगे। वो सोचते हैं कि अगर हम प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करेंगे तो शायद बात अपने आप सुलझ जाएगी। वो सामने वाले के मुंह पर ना नहीं बोल पाते, इसलिए खामोश रहते हैं। देखा जाए तो ये खामोशी और भी खतरनाक है। ये तो किसी इमोशनल क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट चुकाने जैसा हुआ। मतलब आप आज प्रॉब्लम को इग्नोर करके एक छोटी सी शांति खरीद रहे हैं, लेकिन बाद में जब वो कचरा सड़ेगा तो आपको बहुत भारी ब्याज चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल। और जब वो ब्याज चुकाने का वक्त आता है तो अक्सर पूरी टीम सफर करती है। सही बात है। अब इसी सिस्टम में जो आखिरी रंग बचा है वो इन सबसे अलग है। वो है डिस्कस सी यानी कंसेंशियसनेस, जिसे ब्लू रंग दिया गया है। तो क्या ये ब्लू लोग वो हैं जो हर चीज में बाल की खाल निकालते हैं, जिन्हें बस डेटा चाहिए होता है? हाँ, ये एनालिटिकल और परफेक्शनिस्ट होते हैं। इनका सबसे बड़ा डर होता है गलती करना और इनकॉम्पिटेंट यानी अयोग्य दिखना। इसी डर की वजह से ये किसी भी चीज पर तब तक भरोसा नहीं करते जब तक इनके पास 100% डेटा ना हो। इनके लिए 95% सही होना असल में 100% गलत होने के बराबर है। मतलब ये कोई भी डिसीजन लेने से पहले पूरी रिसर्च करते हैं। पर क्या ये असल जिंदगी में इतना प्रैक्टिकल है? एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण सुनिए। किताब में एक ब्लू इंसान का जिक्र है जिसे एक्सेल शीट के फॉर्मूले पर भी भरोसा नहीं होता था। वो पहले कंप्यूटर सिस्टम में फॉर्मूला लगाता और फिर अपने फिजिकल कैलकुलेटर से उसे क्रॉस चेक करता था कि कहीं कंप्यूटर ने तो गलती नहीं कर दी। कंप्यूटर की कैलकुलेशन पर शक, ये तो परफेक्शन का नेक्स्ट लेवल है सच में। और सिर्फ इतना ही नहीं, एरिक्सन एक कंपनी के सीईओ को अपना लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम पिच कर रहे थे। वो सीईओ पक्का ब्लू था। पहली मीटिंग के बाद एरिक्सन ने 35 पेज का एक प्रपोजल भेजा। कुछ दिन बाद सीईओ ने पूछा कि क्या कुछ और मटेरियल है। एरिक्सन हैरान हुए। फिर उन्होंने 85 पेज का एक और डिटेल प्रपोजल भेजा। 85 पेजेस? अगर मैं होती तो शायद पहले 2 पन्ने पढ़कर ही उसे रख देती। पर ब्लू लोग पढ़ सकते हैं। 85 पेज पढ़ने के बाद भी उस सीईओ ने फिर वही सवाल पूछा कि क्या कुछ और मटेरियल है। आखिरकार एरिक्सन को 300 पेज का पूरा ट्रेनिंग फोल्डर भेजना पड़ा, जिसमें यह तक लिखा था कि कॉफी ब्रेक कितने बजे होगा और कौन सी कॉफी सर्व की जाएगी। बाप रे! ये सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लू लोग धीमे नहीं हैं, वो बस रिस्क एवर्स हैं। वो गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते। एकदम सही। अब जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। मान लीजिए ये चारों रंग एक ही टीम में है और उन्हें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तनाव का माहौल है। ऐसे में क्या होगा? अगर मैं गैस करूं तो तनाव में ही असली रंग बाहर आते हैं। बिल्कुल। रेड इंसान कहेगा कि प्रोडक्ट कल ही लॉन्च करो, हमें मार्केट कैप्चर करना है। येलो इंसान कहेगा चलो एक बड़ी सी लॉन्च पार्टी करते हैं और सेलिब्रिटी बुलाते हैं। और ब्लू क्या कहेगा? ब्लू कहेगा कि हम अभी लॉन्च नहीं कर सकते, हमें कम से कम 6 महीने और टेस्टिंग करनी चाहिए। मुझे डेटा में कुछ एरर दिख रहे हैं। और बेचारे ग्रीन इंसान की हालत खराब हो रही होगी। वो सोच रहा होगा कि प्लीज तुम सब आपस में लड़ना बंद करो वरना मैं रिजाइन कर दूंगा। मतलब ये तो गलतफहमी का एक पूरा ट्रैफिक जैम बन गया। कोई किसी की भाषा ही नहीं समझ रहा। यही इस किताब का सबसे अहम हिस्सा है। हर रंग दूसरे को अपने चश्मे से देखता है। रेड को लगता है कि ग्रीन बहुत सुस्त हैं क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। ब्लू को लगता है कि येलो हवाबाज हैं जो बिना रिसर्च के सिर्फ हाँकते हैं। और येलो को लगता होगा कि ब्लू बहुत बोरिंग है जो हर नए आइडिया को डेटा के बोझ तले मार देते हैं। हाँ। हम बचपन से एक कहावत सुनते आए हैं कि दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम खुद के साथ चाहते हो। लेकिन इन चारों रंगों के क्लैश को देख के लग रहा है कि ये गोल्डन रूल असल लाइफ में पूरी तरह से फेल हो जाता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। वो रूल तब काम करता है जब सामने वाला भी आपके ही रंग का हो। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता ना। इस किताब में एक बड़ी कमाल की तकनीक बताई गई है जिसे एडेप्टेशन यानी ढलना कहते हैं। एरिक्सन कहते हैं कि कम्युनिकेशन हमेशा सुनने वाले की शर्तों पर होता है। सुनने वाले की शर्तों पर? मतलब हमें अपना नेचुरल तरीका छोड़कर और सामने वाले के हिसाब से अपनी भाषा बदलनी होगी। जी हाँ। अगर हमें अपनी बात किसी को समझानी है तो हमें उसके कलर जोन में जाकर बात करनी होगी। इसे ऐसे देखिए, अगर आप फ्रांस गए हैं और वहां किसी को रास्ता पूछना है तो आप उससे अपनी मातृभाषा में जोर जोर से चिल्लाकर बात नहीं करेंगे। आपको फ्रेंच बोलनी पड़ेगी। ये तो क्रिकेट की पिच को समझने जैसा है। अगर पिच स्पिनर्स के लिए बनी है यानी सामने वाला ब्लू है तो फास्ट बॉलर यानी रेड को जबरदस्ती बाउंसर नहीं मारने चाहिए। हाँ। वहां स्पिन ही काम आएगी। आप पिच को दोष नहीं दे सकते, आपको अपनी बॉलिंग स्टाइल बदलनी पड़ेगी। क्या बेहतरीन मेटाफर दिया है। बिल्कुल यही बात है।
अब सवाल यह है कि हम इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करें। हर रंग के लिए एरिक्सन ने कुछ सॉलिड स्ट्रैटेजीज दी हैं। तो अगर मेरे सामने कोई रेड बॉस या कलीग है तो मैं उसे कैसे हैंडल करूं? रेड के साथ काम करते वक्त आपको अपना इमोशनल कवच पहन लेना चाहिए। अच्छा। घुमा फिरा कर बात मत कीजिए। उनके ऑफिस में जाके ये मत पूछिए कि वीकेंड कैसा रहा। अच्छा। सीधे मुद्दे पर आइए। फैक्ट्स और रिजल्ट्स की बात कीजिए और तेज रहिए। उन्हें ऑप्शंस दीजिए ताकि उन्हें लगे कि कंट्रोल उन्हीं के पास है। और अगर मेरा कलीग येलो हो जो मीटिंग में सिर्फ अपनी ही बातें कर रहा है? येलो के साथ आपको थोड़ी एनर्जी और एंथुजियाज्म दिखाना होगा। उन्हें बोलने दें, उनके आइडियाज की तारीफ करें, स्माइल करें। लेकिन चूंकि वो भटक बहुत जल्दी जाते हैं, इसलिए बातचीत के बीच में बहुत ही प्यार से उन्हें वापस असली काम या एजेंडे पर ले आएं। उन्हें महसूस कराएं कि वो इम्पॉर्टेंट हैं। बस उन्हें स्ट्रक्चर में बांधने की जरूरत है। और दुनिया के सबसे बड़े हिस्से यानी ग्रीन्स के साथ क्या किया जाए? ग्रीन के साथ आपको बहुत धैर्य रखना होगा। उन पर अचानक कोई नया काम या सरप्राइज ना थोपें। ओके। अगर कोई चेंज लाना है तो उन्हें प्रोसेस करने का समय दें। उनके साथ एक सेफ एनवायरनमेंट बनाएं जहां उन्हें लगे कि उनकी राय मायने रखती है और कोई उनसे लड़ने नहीं आ रहा है। और आखिरी हमारे परफेक्शनिस्ट ब्लूज, जिन्हें 300 पेज का डॉक्यूमेंट चाहिए था। ब्लू के साथ मीटिंग में जाने से पहले अपना होमवर्क 200% पक्का करके जाएं। हवा में कोई बात मत कीजिए। बिल्कुल। अगर आप कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं तो वो तुरंत पूछेंगे कितने प्रतिशत। इसलिए डेटा साथ रखिए। उन्हें सोचने के लिए पूरा वक्त दीजिए और पर्सनल स्पेस का सम्मान कीजिए। वो काम करने आए हैं, दोस्त बनाने नहीं। सच कहूं तो ये बहुत ही आई ओपनिंग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी इंसानी बर्ताव का कोई सीक्रेट चीट कोड अनलॉक कर लिया है ना? मैं तो ये सोच रही हूँ कि कल सुबह से मैं अपनी लाइफ में क्या बदलाव करने जा रही हूँ। अब से जब मेरा कोई रेड बॉस या कॉलीग मुझे सिर्फ 2 शब्दों का रूखा सा ईमेल भेजेगा ना, जैसे डन या फिक्स दिस, तो मैं उसे पर्सनली नहीं लूंगी। मैं समझ गई हूँ कि वो मुझसे नाराज नहीं है, वो बस रेड है। उसका तरीका ही यही है, टाइम बचाने का। और मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा टेक अवे है। मैं अब से अपने घर के ग्रीन सदस्यों पर अचानक वीकेंड के नए प्लान्स नहीं थोपूंगा। मैं समझ गया हूँ कि वो सरप्राइज से खुश होने के बजाय एंग्जाइटी में आ जाते हैं। मैं उन्हें पहले से बता दूंगा ताकि उन्हें चीजों को प्रोसेस करने का पूरा समय मिल सके। बिल्कुल। जब हम लोगों को उनके रंगों और उनके अंदर के डर के हिसाब से देखना शुरू करते हैं तो लाइफ कितनी आसान हो जाती है। बहुत सारी फालतू की फ्रस्ट्रेशंस तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। सही कहा। लेकिन जाते जाते मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर हम सबको सोचने की बहुत जरूरत है। अगर हमारे बर्ताव इन्हीं जन्मजात या डेवलप हुए रंगों से तय होते हैं तो जरा सोचिए आज की सोशल मीडिया की दुनिया हम सबको किस रंग में ढाल रही है। ये तो सोचने वाली बात है। क्या 15 सेकंड की रील्स, लगातार मिलने वाले नोटिफिकेशंस और लाइक्स की भूख हम सबको जबरदस्ती येलो नहीं बना रही है, जहां हम बस अटेंशन चाहते हैं, हर जगह छा जाना चाहते हैं और हमारा फोकस कुछ ही सेकंड्स का रह गया है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।